हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन 10 मिनट्स वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 रिसर्च क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में रिपीटेड पूछे गए हैं एंड यू विल बी अंडरस्टैंडिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स हियर बिकॉज मैं सभी क्वेश्चंस के डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करूंगी। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के सेशन के अंदर हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज if you wanted to understand theoretical reason that led researcher to conduct a project, तो हमें किस सेक्शन ऑफ द रिसर्च आर्टिकल को पढ़ना चाहिए। दैट इज, अगर मुझे जानना है कि बैकग्राउंड क्या है, क्यों इस रिसर्च को कंडक्ट किया है रिसर्चर ने, तो क्या पढ़ूंगी मैं? एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन या रेफरेंस? सो यहाँ देखो, रेफरेंस तो बिल्कुल नहीं होगा। डिस्कशन में रिसर्च का जो भी रिजल्ट होता है उसको डिस्कस किया जाता है फ्रॉम वेरियस एंगल्स। यहाँ रिसर्चर रीजन नहीं लिखता व्हाई ही इज गोइंग टू डू दिस रिसर्च ना। एब्स्ट्रैक्ट होगा क्या? तो नहीं, एब्स्ट्रैक्ट इज अ समरी ऑफ योर रिसर्च। मुझे पता है बहुत से लोगों को लग रहा होगा एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन नहीं, एब्स्ट्रैक्ट इज द समरी ऑफ योर एंटायर रिसर्च वर्क। प्रॉब्लम क्या है? आपने टॉपिक लिखा, टॉपिक से रिलेटेड आपकी क्या रिसर्च रही है, रिजल्ट तक आप एक शॉर्ट समरी लिखते हो एंड यू डोंट डिस्कस कि ये टॉपिक ही क्यों चुना, ये टॉपिक मैंने क्यों चुना, व्हाट इज द बैकग्राउंड, दिस इज डिस्कस्ड इन द इंट्रोडक्शन सेक्शन। सो अगर आपको ये जानना है कि रिसर्चर ने ये ही टॉपिक क्यों लिया, इसी के ऊपर रिसर्च क्यों किया, सो वी हैव टू रीड द इंट्रोडक्शन। सो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट में हमें एक पूरा क्विक समरी मिलती है पूरे कंटेंट ऑफ द पेपर की, कि इस पेपर में है क्या। वेराज इंट्रोडक्शन में रिसर्चर मेंशंस टॉपिक क्या है, बैकग्राउंड क्या है और एग्जिस्टिंग रिसर्च क्या हो चुकी है इस पेपर के ऊपर या इस टॉपिक के ऊपर, दैट इज मेंशन्ड इन द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो हमें ये पढ़ना होगा। डिस्कशन, एज आई टोल्ड यू, कि हम अपनी फाइंडिंग्स को डिस्कस करते हैं एंड रेफरेंसेस में हम लिखते हैं उन नामों को जिनके काम को हमने अपने रिसर्च में यूज किया है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मच ऑफ सोशल रिसर्च वेरिएबल यूज्ड आर व्हाट? हमारे सोशल रिसर्चेज में वेरिएबल्स कैसी होती हैं? मैन्युपेबल, देन एक्सपेरिमेंटल, नॉन मैन्युपुलेबल, या वी हैव द डिविएशनल वेरिएबल। कैसी वेरिएबल होती है हमारे सोशल रिसर्चेस के अंदर? सो जस्ट थिंक, क्या मैन्युपुलेट कर सकते हो? मैन्युपुलेबल वैल्यूज होंगी, एक्सपेरिमेंटेबल वैल्यूज होंगी, और वी हैव द नॉन मैन्युपुलेबल वैल्यूज, और वी हैव डिविएशनल वैल्यूज। सो यस, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है नॉन मैन्युपुलेबल। हम मैन्युपुलेट नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट, जो हमारा एक ही रिसर्च होता है जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसमें मैन्युपुलेशन होता है, और वो उस रिसर्च को छोड़ के रेस्ट ऑफ द रिसर्चेस वी डोंट मैन्युपुलेट। ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा कि हमारी मोस्टली सोशल रिसर्च के अंदर वी डोंट मैन्युपुलेट द वैल्यूज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनल स्टडी हैज द इशू ऑफ व्हाट? जो पैनल अध्ययन होता है ना, उसमें कौन सा मुद्दा ज्यादा हमें देखने को मिल सकता है? एट्रिशन, सिंगल सर्वे, डिफरेंट वेरिएबल्स, या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स? पैनल स्टडी के अंदर कौन सा इशू देखने को मिल सकता है? तो इसका राइट आंसर है बिल्कुल एट्रिशन। ठीक है, आप लोगों ने सही सोचा, क्योंकि पैनल स्टडी एक आपका सर्वे होता है जो लॉन्गिट्यूडनल टाइप का होता है। दैट इज, यहाँ पर हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं, राइट। सो डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं होंगी हमारी इशू क्या होगा आपका? पैनल स्टडी के अंदर एट्रिशन का प्रॉब्लम होगा। एट्रिशन मतलब क्या होता है? एट्रिशन मतलब लॉस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। जब एक स्टडी लंबे टाइम तक चलती है ना, तो पार्टिसिपेंट्स हमारी स्टडी बीच में छोड़ के जा सकते हैं, एंड दैट इज द एट्रिशन जो हमें जब भी हम सर्वे करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल जैसी जो सर्वेज होते हैं उसमें देखने को मिल सकता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट? डी ऑप्शन था, है ना? तो डी ऑब्जेक्ट, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट मतलब एन ऑब्जेक्ट विच इज नॉट अलाइव, जैसे रॉक, चेयर। ठीक, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, एक्स पोस्ट फैक्टो के थ्रू हम कॉज एंड इफेक्ट तो स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट नहीं होता है। रीजन से इज एक्स पोस्ट फैक्टो द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। क्या सही होगा? सो असर्शन सही है, रीजन सही है, बिकॉज लगा के पढ़ो। सो यू विल सी एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है कि आपका एक्स पोस्ट फैक्टो कॉज एंड इफेक्ट चेक करता है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल का पार्ट नहीं है, क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टो में इफेक्ट पहले से हो चुका है ना? ये पहले से हो चुका है हमारा इफेक्ट। सो देयरफॉर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होती है? जहां पर हमारी जो भी चीज हो चुकी है या हो रही है, हम उसके इफेक्ट को स्टडी करते हैं।
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी हम कॉज एंड इफेक्ट स्टडी करते हैं, बट कॉज रिसर्चर खुद मैनिपुलेट करता है एंड देन ही लुक्स एट द इफेक्ट. सो एक्सपेरिमेंटल एंड एक्स पोस्ट फैक्टो का बेसिक डिफरेंस ही ये है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर जो रिसर्चर है वो मैनिपुलेट करता है एक्सपेरिमेंटल के अंदर, बट इन द एक्स पोस्ट फैक्टो द रिसर्चर कैन नॉट मैनिपुलेट, वो सिर्फ वही स्टडी कर सकता है जो हो चुका है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट कवर्ड अंडर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन सा आपका टेक्निक नहीं आएगा, तो बस सिंपली आप याद कर सकते हो विद दिस एक्रोनिम SSC. ये क्या है, प्रोबेबिलिटी होता है. प्रोबेबिलिटी याद करोगे, नॉन प्रोबेबिलिटी इजिली बन जाएगा. तो पहले आपका SSC मतलब सिंपल स्ट्रैटिफाइड सिस्टमैटिक क्लस्टर. कौन सा ऑप्शन दिया है, दिस. स्ट्रैटिफाइड रैंडम ये प्रोबेबिलिटी होता है, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी में नहीं आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट रिटेस्ट, स्प्लिट हाफ, इक्विवेलेंट या पैरेलल फॉर्म, रैशनल, इक्विवेलेंस मेथड, ये सब किसके टाइप्स हैं. वैलिडिटी, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी या वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी बोथ. सो इसका आंसर है यस, रिलायबिलिटी. टेस्ट रिटेस्ट, स्प्लिट हाफ, ये सारे हमारे रिलायबिलिटी के टाइप्स होते हैं. वैलिडिटी के टाइप्स आपके अलग हैं, 6 टाइप्स ऑफ आप वैलिडिटी पढ़ते हो, फेस वैलिडिटी, इंटरनल, एक्सटर्नल, कॉन्स्ट्रक्ट, देन यू हैव कंटेंट वैलिडिटी. तो देयर आर सो मेनी वैलिडिटीज के टाइप, बट वो अलग है. सो इट्स नॉट वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, इट इज ओनली रिलायबिलिटी के टाइप्स, जिसमें वी स्टडी स्प्लिट हाफ, टेस्ट रिटेस्ट, ऑल्टरनेट या इक्विवेलेंट फॉर्म जिसको आप बोलते हो. दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी. टी टेस्ट हम क्यों यूज करते हैं, स्टूडेंट टी टेस्ट या टी टेस्ट कब यूज होता है. ऑप्शंस हैं, when you want to compare two groups to see if their mean differ. Second statement बोल रही है in comparing multiple groups to see their mean differ. Testing stationarity of time series या in testing goodness of fit. So answer क्या होगा, देखो goodness of fit बिल्कुल नहीं, टाइम सीरीज को स्टडी करने के लिए हम यूज नहीं करते ना, मीन को चेक करते हैं हम. टी टेस्ट में मीन को कंपेयर करते हैं, बट ओनली ऑफ 2 ग्रुप्स, मल्टीपल ग्रुप्स नहीं होगा. राइट, मल्टीपल ग्रुप नहीं होगा. टी टेस्ट के अंदर वी यूज दिस टेस्ट टू कंपेयर द मीन ऑफ 2 ग्रुप्स एंड चेक वेदर दे आर सेम और दे आर डिफरेंट. ठीक. नेक्स्ट, रिसर्चर इज कंसिडरिंग व्हाट ही इज, रिसर्चर कंसिडर व्हाट ही इज लुकिंग फॉर और एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रिसर्च रादर देन एक्चुअल थिंग. रिसर्चर अपने जो भी वो सोच के आया है, ठीक है, जो उसकी एक्सपेक्टेशन है उसी को देख के रिसर्च में डेटा कलेक्ट कर रहा है. He is not looking at the actual thing. मतलब ये वैसे है कि मैं जो सोच रही हूँ मैं उसी को ढूंढने की कोशिश भी कर रही हूँ एक्चुअल सेटिंग में, rather than going and taking the actual data, I am looking for my expectation. So ये कौन सा बायस कहलाता है, पर्सनल, एक्सटर्नल, एक्सपेक्टेंसी या प्लेसिबो. सो इसका राइट आंसर है एक्सपेक्टेंसी बायस. रिसर्चर एक्सपेक्टेंसी बोलो या आप इसको एग्जामिनर बायस भी बोलते हो, एक्सपेरिमेंटर बायस भी बोलते हो. ठीक है, रिसर्चर बायस, ऑब्जर्वर बायस, एक्सपेक्टेंसी बायस, बहुत सारे नाम होते हैं इसके. यहाँ पर रिसर्चर वो देखना चाहता है या वो देखता है जो वो सोच के आया है. ठीक है, ही इज नॉट लुकिंग एट एक्चुअल थिंग. जैसे लेट्स से मुझे ये लगता है कि जो गर्ल्स हैं वो वीक होती हैं, तो मैं अपने रिसर्च में गर्ल्स को उसी तरह से देख रही हूँ कि कहाँ कहाँ वीक होते हैं या सच में वीक हैं क्या. मतलब आई एम नॉट लुकिंग एट एक्चुअल थिंग. मैं करे वो हर सिचुएशन में वो कैसा कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, मैं वो ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि वेयर दे आर वीक. तो जब मैं वही चीज पिन पॉइंट करूंगी अपने रिसर्च में जो मैं सोच के आई हूँ, तो इसी को हम एक्सपेरिमेंटर बायस या एक्सपेक्टेंसी बायस या हम इसको क्या बोलते हैं, इसको रिसर्चर बायस बोलते हैं. Which of the following are the characteristic of scientific method? Scientific research के characteristics बताओ. तो there are 4 characteristics of scientific research. Options में है precision, predictable, replicability, falsifiability and parsimony. तो क्या करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर precision है लेकिन predictable नहीं. देखो जब हम scientific research करते हैं तो हम चीजों को prove करते हैं, we don't predict it. We prove it and we put the theory, right? या हम प्रूव कर देते हैं अपनी थ्योरी को, तो प्रिडिक्टेबल नहीं होगा. हम सेकेंड ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेंगे and we'll get the answer. So precision, replicability, falsifiability and parsimony, these are the characteristics of your scientific research. Now coming on to next question, external criticism का क्या पर्पस होता है हिस्टोरिकल रिसर्च में. तो हिस्टोरिकल रिसर्च का जो स्टेप होता है ना, वी कलेक्ट डेटा और डेटा के बाद डेटा के ऊपर हम लगाते हैं क्रिटिसिज्म. डेटा की क्रिटिसिज्म के बाद आपकी जो भी रिपोर्ट होती है वो बन जाती है.
एंड दिस इज हाउ द हिस्टोरिकल रिसर्च इज डन. प्रॉब्लम, उसके ऊपर डेटा, फिर क्रिटिसिज्म एंड रिपोर्टिंग. क्रिटिसिज्म के टाइम पे पहले एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म किया जाता है जिसको लोअर ऑर्डर क्रिटिसिज्म बोला जाता है, एंड देन इंटरनल क्रिटिसिज्म इज डन विच इज नोन एज हायर ऑर्डर क्रिटिसिज्म. सो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म यहाँ पे हम क्यों करेंगे? टू वेरीफाई ऑथेंटिसिटी ऑफ द सोर्स, एक्यूरेसी ऑफ द सोर्स, बोथ, या वेरीफाई द हाइपोथेसिस. तो इसका करेक्ट आंसर है हिस्टोरिकल रिसर्च इज डन टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सोर्स एंड जेन्युइनिटी ऑफ द सोर्स. सो सबसे पहले एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म की जाती है सोर्स के बारे में चेक करने के लिए. मतलब हम पहले सोर्स चेक करते हैं कि इंफॉर्मेशन हमें मिल कहां से रही है, वो सोर्स ऑथेंटिक है, वो सोर्स जेन्युइन है या नहीं. आफ्टर वी चेक द सोर्स, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, एंड वो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है आप अपने कंटेंट को चेक करते हो कि कंटेंट जो लिखा है, सोर्स सही है. तो अब हम देखेंगे डॉक्यूमेंट में जो लिखा है वो एक्यूरेट है क्या, डॉक्यूमेंट में जो लिखा है उसकी मीनिंग सही है क्या. सो दिस इज इंटरनल क्रिटिसिज्म जिसको हम हायर ऑर्डर क्रिटिसिज्म बोलते हैं. सो दीज वर टॉप 10 क्वेश्चंस. आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे. मुझे कमेंट्स में जरूर लिख के बताना कि सेशन कैसा लगा. एंड दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे. आपको मुझे मैच करके बताना है किस स्केल का कौन सा एग्जाम्पल होगा. सो यस, दैट वाज इट फॉर टुडे. अभी के लिए इतना ही था, बट मेक श्योर कि कमेंट जरूर करना. और अभी तक मैंने जितनी भी आपके 10 मिनट्स वीडियो ली है उसमें मैंने एक वीडियो असर्शन और रीजन के ऊपर भी शेयर करी थी कि आप असर्शन और रीजन कैसे सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट. तो वो वीडियो भी चेक कर लेना और सभी प्रीवियस 10 मिनट्स की वीडियो आप देख लेना, क्योंकि उसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, एंड विच इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन. सो ये सभी के लिए इतना ही है, बट 10 मिनट्स वीडियो आपके लिए आती रहेगी और इस तरह से हम आपको हेल्प करते रहेंगे कि एवरी डे यू गेट बेटर इन पेपर 1. बस आपको करना ये है कि आप अच्छे से सारी वीडियोज देखो, जो चीज़ नहीं आती है उसके नोट्स बनाओ. सो या थैंक यू सो मच. दिस इज योर पेपर 1 फैकल्टी गुलशन अख्तर. मैं आपके साथ बहुत ही जल्द मिलूंगी अगली 10 मिनट्स वीडियो में. बाय बाय.